रसायन विज्ञान इंटर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम हाइलोजन के प्रमुख जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अभिक्रियाएं हैं, आईयूपीएसी नाम है, वो सब कुछ देखने वाले हैं। तो इसमें से आप सभी का स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको हल करिए और उसके बाद में इस क्वेश्चन का सलूशन डिटेल में भी देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है क्या कहता है, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे आश्रित होकर बनता है। तो क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में क्या बन जाता है, ठीक है, तो इसे बताना है। अथवा क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर जाना जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कौन सा होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के रूप में जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी वो डिटेल में जानने के लिए। फास्फोरस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरणीय O2 के साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म अति विषैली गैस फॉस्जीन, जिसको हम लोग कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, में ऑक्सीकृत हो जाती है और ये गैस जहरीली गैस बन जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्लोरोफॉर्म एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ देता है, तो कौन सी चीज़ देता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम फार्मेट। तो बी ऑप्शन में दे दिया है पोटेशियम फार्मेट। सोल्यूशन में कहता है जलीय अथवा एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड विलीन के साथ जल अपघटन करने पर क्लोरोफॉर्म फार्मेट लवण देता है। तो क्लोरोफॉर्म जो है ना, क्लोरोफॉर्म क्षार जो होता है, इस तरीके की कुछ संरचना होती है और इसकी अभिक्रिया जब इसके साथ कराते हैं तो ये चीज़ें निकल के सामने आपके आ जाती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और यहाँ पे कहा गया कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म के निर्माण की समीकरण दीजिए। तो यहाँ पे CCl4 जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है और इसकी H2 के साथ अभिक्रिया करते हैं भाप Fe की उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं। तो जो क्लोरोफॉर्म होती है उसको रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, इसे बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए अंधेरे में रंगीन बोतल में भंडारित किया जाता है, अन्यथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप विषैली गैस, जिसको हम फॉस्जीन कहते हैं, COCl2 जो होती है बन जाती है। तो इसकी अभिक्रिया कुछ इस तरीके की होती है। जो यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे लिखा है CH3CHCl3 O2 के साथ अभिक्रिया करने के बाद ये जहरीली गैस जो फॉस्जीन होती है इसे बना लेता है। तो चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, और ये मल्टीपल टाइम में पूछे हुए क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन कहता है शुद्ध क्लोरोफॉर्म का परीक्षण आप कैसे करेंगे। तो आप कैसे जान के देख के बता पाएंगे कि ये शुद्ध क्लोरोफॉर्म है अथवा नहीं है, तो ये चीज़ पूछी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की पहचान सिल्वर नाइट्रेट, इसको ध्यान रखिएगा, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट विलयन द्वारा करते हैं। यदि क्लोरोफॉर्म में सिल्वर नाइट्रेट विलयन डालने पर सफ़ेद अवशेष बनता है तो क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं बनना चाहिए, सफ़ेद नहीं बनना चाहिए। सफ़ेद बनता है तो कैसा होता है, अशुद्ध माना जाता है, क्लोरोफॉर्म अशुद्ध माना जाता है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म Cl जो कि होती है क्लोरीन आयन बनते हैं। शुद्ध क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट मिलने के साथ अवशेष नहीं देता है। तो यहाँ पे अशुद्ध क्या होता है, CH3 जो CHCl3 जो होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है और CH3Cl ये क्लोरोफॉर्म होता है। तो यहाँ पे AgCl सफ़ेद अवशेष देता है। तो इस तरीके से होता है इसकी अभिक्रिया और ये अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, कैसा, अशुद्ध माना जाता है। यदि यहाँ पे
क्लोरोफार्म को सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाया जाए। शुद्ध कब होगा? जब इसमें कोई अवशेष नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लोरोफार्म होती क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में ले जाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में चलते आगे की चीज़ें देखेंगे। तो कहता है क्लोरोफार्म, हेडिंग आपको डालनी है क्लोरोफार्म, इसके अंतर्गत क्या लिखना है? या मेथेन टेट्राक्लोराइड, टेटा क्लोरो नहीं, टेटा नहीं, ट्राई, यह मेथेन ट्राईक्लोरो। तो क्या होता है? यह मेथेन ट्राईक्लोरो, जिसका रासायनिक सूत्र CHCl3 और IUPAC नेम 111 ट्राईक्लोरोमेथेन होता है। और इसके भौतिक गुण जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? भौतिक गुण उसे कहते हैं जिसमें हम इसे देखते हैं, सूंघते हैं, महसूस करते हैं, तो किस तरीके से चीज़ें आती हैं। तो इसमें क्या होता है, हेडिंग में डालोगे आप भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? तो हम लोग देखते हैं। नंबर 1, यह एक रंगहीन मधुर सुगंध वाले जलीय द्रव्य है। मतलब इसमें सुगंध तो अच्छी आती है, रंगहीन होता है, इसका मतलब इसमें रंग नहीं होता है। आगे 2 नंबर में दिया गया, इसका क्वथनांक जो होता है 334 के तथा हिमांक 210 के होता है। नंबर 3 में देखते हैं, इसका सापेक्ष घनत्व जो होता है 1.485 होता है। यह जल तथा यह जल की तुलना में भारी होता है, मतलब जल कम भारी होता है, ये ज़्यादा भारी होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4 कहता है, यह ईथर व अल्कोहल में विलय परंतु पानी में अविलय होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको अलग से नोट कर सकते हैं, यह पानी में नहीं विलित होता है, घुलता नहीं है। तो अगला जो नंबर आता है बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो क्या होता है, जो क्लोरोफार्म गैस होती है ये अधिकतर क्यों जानी जाती है? इसका वाष्प को सूंघने पर अस्थायी मूर्छा आ सकती है। इसका मतलब यही होता है कि जिसको ये क्लोरोफार्म गैस सूंघा दी जाती है वो बेहोश हो जाता है। क्लोरोफार्म के इसी गुण के कारण इसे शल्य चिकित्सा, ठीक है, कहाँ पे यूज किया जाता है? शल्य चिकित्सा। एक बार फिर से इसको हाईलाइट करके नोट कर लीजिए, शल्य चिकित्सा में इसका यूज किया जाता है। तो नोट 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 के अंतर्गत क्या लिखेंगे? वर्तमान में इसकी विषैली प्रकृति के कारण इसका प्रयोग निषेचक के रूप में नहीं होता है। तो नंबर अगला देखते हैं। तो अगला नंबर क्या कहता है? यह सामान्य परिस्थितियों में वायु में नहीं जलता। कहाँ नहीं जलता? वायु में, हवा में आग लगाने पर जलता नहीं है, परंतु इसकी वाष्प को प्रज्वलित करने पर यह हरे किनारे युक्त ज्वाला के रूप में जलती है। तो ये इसके क्लोरोफार्म के भौतिक गुण हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्लोरोफार्म का निर्माण जो होता है किस तरीके से होता है, क्या निर्माण के रीजन्स होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो हेडिंग में क्या डालोगे? क्लोरोफार्म का औद्योगिक निर्माण। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है वृहद स्तर पर, मतलब बड़े स्तर पर क्लोरोफार्म उत्पादन निम्न प्रकार से होता है, मतलब इसके कई चरण हो जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला हेडिंग कौन सी डाल लेनी है आपको? हेडिंग में आपको डालना है क्लोरोफार्म के हैलोजनीकरण द्वारा, क्लोरोफार्म के मेथेन के हैलोजनीकरण, अर्थात जब मेथेन का हैलोजनीकरण करोगे तो क्लोरोफार्म गैस प्राप्त होती है। अंतर्गत क्या लिखते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन के क्लोरोनीकरण द्वारा मेथेन क्लोरोमेथेन का मिश्रण क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। विशेष उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2 CH4 की उपस्थिति में वो उचित मात्रा लेने पर मुख्य उत्पाद के रूप में क्लोरोफार्म प्राप्त होता है तथा इस प्रकार निर्मित क्लोरोफार्म को मिश्रण से प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। जैसे हमने क्या किया है, यहाँ पे मेथेन ले लिया, ठीक है, और उत्प्रेरक Cl2 या N2 की उपस्थिति में जब हमने इसकी अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर मेथिल क्लोराइड निकल के आ जाता है। और मेथिल क्लोराइड की जो अभिक्रिया होती है Cl2 की उपस्थिति में जब करवाई जाती है तो मेथिलीन डाइक्लोराइड प्राप्त होता है। कौन सा? मेथिलीन डाइक्लोराइड प्राप्त होता है। फिर से इसके Cl2 के साथ अभिक्रिया जब करवाते हैं तो ट्राई क्लोरोमेथेन या क्लोरोफार्म प्राप्त होता
है। और फिर से जब इसकी लास्ट मतलब करवाते करवाते यहाँ तक अभिक्रिया चले आते हैं तो CCl4 बनता है, जिसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। तो अंत में यही बनता, तो अंतिम प्रोडक्ट इसे माना जा सकता है। तो अगली हेडिंग कौन सी आपको डालनी है? कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण। तो किस तरीके से होता है? लोहे की छीलन तथा वाष्प द्वारा अपचयित होकर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। उसकी अभिक्रिया जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, जिसका नाम होता है CCl4 प्लस CH2 को भाप की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो CHCl3 जो कि क्लोरोफॉर्म होता है बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग निकल जाता है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं अगली हेडिंग कौन सी डालनी है। अगली हेडिंग आपको डालनी है एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। जो एथिल एल्कोहल होता है, कभी कभी इसको शराब भी बोल दिया जाता है। इससे हम लोग इसका निर्माण, क्लोरोफॉर्म का निर्माण किस तरीके से कर सकते हैं? बृहद स्तर पर क्लोरोफॉर्म का उत्पादन एथिल एल्कोहल युक्त सोडियम क्लोराइड विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में होने वाली अभिक्रियाएं जो होती हैं वो निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले क्या होता है? सोडियम क्लोराइड को लेते हैं, इसकी अभिक्रिया में क्या करते हैं? सोडियम अलग और क्लोराइड अलग। जो धनायन होता है वो कैथोड के ऊपर टूटता है तो ऋणायन एनोड के ऊपर टूट जाता है। और फिर उसके बाद में एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? Cl जो होता है, Cl को तोड़ते हैं और यहाँ पे Cl को 2 बार तोड़ते हैं। कैथोड पे अभिक्रिया जो होती है धनायन वाली अभिक्रिया होती है। तो उत्पन्न क्या होता है? उत्पन्न Cl2 को द्वारा एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण जो होता है। एथिल एल्कोहल होता क्या है? यहाँ पे C2H5OH, इसको एथिल एल्कोहल बोला जाता है। क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया जब करवाई जाती है तो यहाँ पे क्या बनता है? CH3CHO एसिटल्डिहाइड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं और क्या कहा जाता है? H2 गैस, HCl गैस बाहर निकलती है। और फिर से जब इसका क्लोरीनीकरण करवाते हैं तो क्लोरल निकलता है और क्लोरल का NaOH के साथ जल अपघटन कराते तो सोडियम फॉर्मेट में ये टूट जाता है। चलिए देखते हैं अगली चीज़ें कौन सी निकल के आती हैं। तो इसमें क्या होता है? इसको प्राप्त करने के कई पद होते हैं, जो कई अभिक्रियाएं होती हैं। तो कहती हैं एथेनॉल से, एथिल एल्कोहल से किस तरीके से इसे बनाया जा सकता है? तो विरंजक चूर्ण की लुगदी को एथिल एल्कोहल के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया जो होती है कई पदों में पूरी होती है, एक पद में पूरी तो नहीं हो सकती। तो क्या होता है इसकी कहानी? विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, हाई स्कूल में खूब अच्छे से पढ़ाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ क्रिया करके क्लोरीन तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे क्या CaO, Cl2 और H2 के साथ अभिक्रिया जब इसकी कराते हैं किसकी? ब्लीचिंग पाउडर की, तो क्या होता है? यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो इतने पदों में ये अभिक्रियाएँ पूरी होती हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। और आगे हम लोग अब सीखने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं इसके ऊपर जो लिखा है DDT के दुष्प्रभाव। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से इसका आंसर देना होता है। सबसे पहले इसके क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी भी आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है DDT के औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त अभिक्रिया दीजिए। तो DDT के औद्योगिक निर्माण में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अथवा कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपके सामने देखने को मिले हैं जो काफ़ी बार पूछे गए। DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसके उपयोग क्या होते हैं, दुष्प्रभाव क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग DDT को ही देख लेते हैं। ठीक है, तो DDT की कहानी क्या होती है हम लोग ले लेते हैं सब आपके सामने। अन्य यौगिक उपयुक्त वर्णित के अतिरिक्त कुछ अन्य जो होते हैं महत्वपूर्ण बहुहाइड्रोजन यौगिकों का संक्षिप्त वर्णन कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो DDT आता है इसकी कहानी क्या होती है? DDT को हम लोग क्या कहते हैं? DDT का इसका रासायनिक नाम 2,2,20 पायरा क्लोरोफेनिल यानी 1,1,1
ट्राईक्लोरोएथेन, जिसका सामान्यतः इसे PP डाईक्लोरो डाईफेनिल और ट्राईक्लोरोएथेन भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो होता है किस तरीके से होता है, क्लोरन मोल यानी 1 मोल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लेते हैं से कराने पर DDT प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्राप्त करने की इस तरीके से कहानी होती है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, क्लोरल ले लिया। ठीक है, कितना क्लोरल लिया, 1 मोल। यहाँ पे 1 मोल हमने क्लोरल ले लिया और उसके बाद में किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई। तो ये कुछ DDT का निर्माण इस तरीके से होता है और इसका सूत्र जो होता है इस तरीके से निकल के आता है। इसको एक बार आप अपने माइंड में फिट कर सकते हैं, आगे काम देगा। DDT के अच्छे व्यापारिक नमूने जो होते हैं 75% PP DDT होता है। DDT के गुण और उपयोग क्या क्या होते हैं, सबसे पहले DDT के हम लोग गुण उपयोग देखते हैं। तो यह एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जिसका गलनांक 382 के होता है। ठीक है, DDT जल में घुलनशील नहीं है, लेकिन सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों में क्या होता है, घुलनशील होता है। आगे देखते हैं, DDT का उपयोग एक संपर्क कीटनाशक के समान किया जाता है। सस्ता एवं शक्तिशाली होने के कारण मक्खी, मच्छर और मकोड़े, कीड़े मकोड़े। ठीक है, तो आगे का होता है, कृषि पीड़कों को मारने के लिए इसका व्यापारिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। जो खेतों में काफ़ी कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला नंबर क्या कहता है। यह गन्ने तथा पशुचारा फसलों के लिए कई देशों में कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत होता है, भारत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। DDT की अजैवनीकरण प्रकृति के कारण इसके उपयोग पर विभिन्न देशों में प्रतिबंध लगा दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1973 ईस्वी में DDT पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह लौह के द्वारा अपघटित हो जाता है, इसे लौह के पात्रों में भी नहीं रखा जाता। ये DDT को लौह पात्र में यानी लोहे के बर्तन में रखोगे तो अपघटित हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन जो आया था किस तरीके से आया था और इसका बच्चों ने जो आंसर दिया किस तरीके से दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह जैव अपघट्य नहीं है, इसके अवशेष वातावरण में रहते हैं और इसका लंबा प्रभाव बहुत घातक हो सकता है या जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है। इस कारण इसे कई पश्चिमी देशों में इसका उपयोग बंद कर दिया गया। दूसरे सस्ते कीटनाशकों में इसका उपयोग बंद कर दिया गया। दूसरे सस्ते कीटनाशकों के अभाव के कारण कई दुष्प्रभावों के बाद भी भारत में प्रचुरता से इसका उपयोग किया जाता है। तो ये DDT के कुछ हानियाँ होती हैं, वो कुछ इस तरीके से आपके सामने थी। तो चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है ना, DDT के औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त अभिक्रिया कौन सी होती है। 1 मोलर क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या निर्जल ZN2 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लेकर, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के कितने मोल लेने, 2 मोल लेकर से कराते तो DDT प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 1 मोलर ले लिया। ठीक है, और 2 क्लोरोबेंजीन कितने लेने हैं, तो 1 क्लोरोबेंजीन हो गया। यहाँ पे 1 बेंजीन और यहाँ पे Cl लगा दिया, तो कौन सा बेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन। उसके बाद में फिर से 1 बेंजीन लिया है। ठीक है, फिर से क्या लिया, 1 बेंजीन लिया और बेंजीन में क्या लगाया, Cl लगा दिया, तो कौन सा बेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। इसकी अभिक्रिया जो थी किसके साथ कराई, सांद्र H2SO4 के साथ। ठीक है, तो सांद्र H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया कराई तो कौन सी चीज़ निकली, तो यहाँ पे DDT प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की अभिक्रिया ये आपके सामने थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब DDT के उपयोग कौन कौन से होते हैं।
तो इसको भी देखते हैं। यह एक प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एरोसोल प्रणोदक के रूप में वायुयान एवं रॉकेट में प्रयुक्त किया जाता है। यह वायु शीतलन उद्देश्य के लिए भी उपयोग किया जाता है। फोम में इसका उपयोग प्रणोदक के रूप में किया जाता है। वातावरण पर इसका प्रभाव जो होता है क्या क्या पड़ता है, किस लिए यह हानिकारक होता है। वातावरण में फ्रेयान के अपघटन के फलस्वरूप ओजोन परत का क्षय होता है। इसके अत्यधिक संपर्क में रहने पर चक्कर आना, चेतना अचेतना होना, ठीक है, केंद्रीय स्तना एवं डिप्रेशन, हृदय के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसकी वाष्प को इसकी वायु को विस्थापित कर देते तो प्रभावित क्षेत्रों में दम घुट सकती है, घुलन। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, इसके कारण होती हैं। अब देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? यह मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरोन से उत्पन्न होता है। यह मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रेयान कहते हैं। जैसे CF2Cl यानी मोनोक्लोरो डाई फ्लोरोमेथेन, ठीक है। तो इस तरीके से इसके नाम जो होते हैं, इसका नामकरण होता है। इसके निर्माण की जो विधियाँ होती हैं वो कई विधियाँ होती हैं। फ्रेयान 12 का निर्माण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग विधि देखने का प्रयास करते हैं। एंटीमनी पेंटाक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ये फ्रेयान या फ्रेयान 12 का निर्माण होता है। कुछ इसकी अभिक्रिया जो होती है ना, इस तरीके से होती है और इसका उपयोग यहाँ पे हमने देख ही लिया। वातावरण पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।